सोफी का संसार। ये किताब 2 कहानियां एक साथ सुनाती है। सोफी की अपनी रहस्यमय कहानी, पश्चिमी दर्शन की 3000 साल की कहानी। सोफी थेल्स, सुकरात, प्लेटो से लेकर डार्विन और फ्रायड तक सभी बड़े दार्शनिकों से मिलती है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सोफी सचमुच है या वो किसी और की कहानी की पात्र है? ये किताब सिर्फ दर्शन नहीं सिखाती, बल्कि सोचना सिखाती है। हर पन्ना पूछता है, तुम कौन हो और दुनिया क्या है? भाग 1, प्राचीन दर्शन, अध्याय 1 से 14। अध्याय 1, उद्यान मार्ग। 15 जून को 14 वर्षीय सोफी अमुंडसन को अपने डाक बॉक्स में 2 रहस्यमय पत्र मिलते हैं। पहले पर सिर्फ एक प्रश्न है, तुम कौन हो? दूसरे पर, दुनिया कहां से आई? ये साधारण प्रश्न सोफी के दार्शनिक सफर की शुरुआत है। वो इन प्रश्नों पर विचार करने लगती है और महसूस करती है कि वो अपने बारे में बहुत कम जानती है। अध्याय 2, टोपी वाला व्यक्ति। सोफी को एक बड़ा लिफाफा मिलता है जिसमें दार्शनिक अल्बर्टो नॉक्स का परिचय है। वो उसे दर्शन शास्त्र का पहला पाठ भेजता है, प्रकृति के दार्शनिकों के बारे में। साथ ही सोफी एक अजीब टोपी देखती है जिसमें हिल्डे मोलर नाग का नाम लिखा है। ये नाम बार बार आने लगता है। अध्याय 3, मिथक। अल्बर्टो बताता है कि प्राचीन संस्कृतियां प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या मिथकों के माध्यम से करती थी। बारिश का देवता, सूर्य का रथ आदि। दर्शन शास्त्र का जन्म तब हुआ जब लोगों ने तर्क और विचार से इन प्रश्नों के उत्तर खोजने शुरू किए। ये मानव चिंतन में एक क्रांतिकारी बदलाव था। अध्याय 4, प्रकृति के दार्शनिक। थेल्स लगभग 625 से 545 ईसा पूर्व को पहला यूनानी दार्शनिक माना जाता है। उनका विश्वास था कि सब कुछ पानी से बना है। अनक्सिमांद्रोस ने अनंत को मूल तत्व माना। अनक्सिमनिस ने वायु को मूलभूत तत्व कहा। ये दार्शनिक भौतिक जगत के मूलभूत सिद्धांतों की खोज कर रहे थे। अध्याय 5, देमोक्रितोस लगभग 460 से 370 ईसा पूर्व, परमाणु सिद्धांत के जनक। उनका मानना था कि सब कुछ अटूट, अविभाज्य कणों, परमाणु से बना है जो खाली स्थान, शून्य में घूमते हैं। उन्होंने भौतिकवादी दृष्टिकोण अपनाया, कोई आत्मा या देवता नहीं, केवल भौतिक कण और नियम। अध्याय 6, भाग्य। प्राचीन यूनानियों का भाग्य, फैट और नियति में गहरा विश्वास था। ओरकल, भविष्यवक्ता, समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। दर्शन शास्त्र ने मनुष्य को इस भाग्यवाद से मुक्त करने का प्रयास किया, तर्क और ज्ञान के माध्यम से। अध्याय 7, सुकरात 469 से 399 ईसा पूर्व। एथेंस का महान दार्शनिक जिसने कहा, मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। उनकी विधि संवाद थी, प्रश्न पूछकर लोगों को स्वयं सत्य खोजने में मदद करना। सत्य और नैतिकता के लिए उन्होंने जहर पीकर मरना स्वीकार किया। उनके विचारों को प्लेटो ने संरक्षित किया। अध्याय 8, एथेंस। सोफी को प्लेटो के बारे में पत्र मिलता है। एथेंस प्राचीन यूनान की सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी थी। यहां लोकतंत्र, नाटक, वास्तुकला और दर्शन फला फूला। एक्रोपोलिस और पार्थेनॉन इसकी महानता के प्रतीक थे। अध्याय 9, प्लेटो 427 से 347 ईसा पूर्व। सुकरात के शिष्य। उनका विचारों का सिद्धांत 2 दुनियाएं हैं, भौतिक दुनिया जो परिवर्तनशील और अस्थिर है, और विचारों की दुनिया जो शाश्वत और सत्य है। भौतिक वस्तुएं विचारों की केवल छाया है। आत्मा शरीर के पिंजरे में कैद है और विचारों की दुनिया की याद करती है। अध्याय 10, द मेहर ग्रोतो, गुफा का रूपक। प्लेटो की प्रसिद्ध कथा। कुछ बंदी एक गुफा में जंजीरों से बंधे हैं और केवल दीवार पर पड़ती छायाएं देख सकते हैं। वे इन छायाओं को ही वास्तविकता मानते हैं। एक बंदी मुक्त होकर बाहर की वास्तविक दुनिया देखता है और लौटकर दूसरों को बताता है, लेकिन वे उस पर विश्वास नहीं करते। दार्शनिक वह है जो सच्ची वास्तविकता देखता है। अध्याय 11,
अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व। प्लेटो के शिष्य जिन्होंने गुरु के विचारों से अलग राह अपनाई। उनका मानना था कि वास्तविकता भौतिक दुनिया में ही है, किसी अलग विचारों की दुनिया में नहीं। उन्होंने तर्कशास्त्र, लॉजिक विकसित किया और जीवों का वर्गीकरण किया। उनके विचार मध्ययुगीन यूरोप पर गहरा प्रभाव डालेंगे। अध्याय 12 हेलेनिस्टिक युग। अलेक्जेंडर महान के साम्राज्य के बाद का काल लगभग 300 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी। महत्वपूर्ण दार्शनिक धाराएं: स्टोइकवाद, ज़ेनो भावनाओं पर नियंत्रण, नियति स्वीकारना। एपिक्यूरियनवाद, एपिक्यूरस सीमित सुख, मित्रता का महत्व। नवफ्लातूनवाद, आत्मा की दैवीय दुनिया में वापसी। अध्याय 13 पोस्टकार्ड। सोफी को लेबनान से हिल्डे मोलर नाग के नाम पोस्टकार्ड मिलते हैं। यह रहस्य गहराता है क्योंकि हिल्डे का जन्मदिन 15 जून सोफी के जन्मदिन के ठीक समान है। पोस्टकार्ड हिल्डे के पिता मेजर अल्बर्ट कनाग भेज रहे हैं, जो यूएन की शांति सेना में है। अध्याय 14 दो संस्कृतियां। यहूदी, ईसाई और यूनानी रोमन संस्कृतियों का ऐतिहासिक मिलन। यहूदी धर्म एक ईश्वर, मोनोथिज्म और इतिहास में एक उद्देश्य, लीनियर टाइम की अवधारणा लाया। ये यूनानियों के बहुदेववाद और चक्रीय समय की अवधारणा से अलग था। भाग 2 मध्ययुगीन दर्शन। अध्याय 15 से 18। अध्याय 15 मध्ययुगीन। रोमन साम्राज्य के पतन लगभग 400 ईस्वी के बाद का काल। चर्च का पूर्ण प्रभुत्व। दर्शन धर्म की दासी है, ये मध्ययुगीन मंत्र था। सभी बौद्धिक गतिविधियां धर्म की सेवा में थी। अध्याय 16 संत ऑगस्टाइन 354 से 430 ईस्वी। यहूदी, ईसाई और यूनानी दर्शन का पहला महत्वपूर्ण समन्वय। प्लेटो के विचारों को ईसाई धर्म के साथ जोड़ा। ईश्वर की कृपा का सिद्धांत। इतिहास ईश्वरीय योजना का प्रकटीकरण है, ईश्वर नगर और मानव नगर की अवधारणा। अध्याय 17 संत थॉमस एक्वाइनस 1225 से 1274। अरस्तु के दर्शन और ईसाई धर्म का समन्वय। ईश्वर के अस्तित्व के लिए 5 तार्किक प्रमाण दिए। विश्वास और तर्क में कोई विरोधाभास नहीं, दोनों सत्य की ओर ले जाते हैं। उनका कार्य सुम्मा थियोलॉजिका मध्ययुगीन विचार का शिखर है। अध्याय 18 रेनेसा 14वीं-16वीं शताब्दी। पुनर्जागरण, यूरोप का सांस्कृतिक पुनर्जन्म। मनुष्य फिर से केंद्र में आता है। मानवतावाद। कला, विज्ञान और साहित्य का अभूतपूर्व विकास। प्राचीन यूनानी रोमन संस्कृति की पुनर्खोज। कोपरनिकस, गैलीलियो, लियोनार्दो दा विंची जैसे महान व्यक्तित्व। भाग 3 आधुनिक दर्शन। अध्याय 19 से 38। अध्याय 19 बरोक युग 17वीं शताब्दी। विरोधाभासों का युग। एक ओर जीवन का भोग और विलासिता, दूसरी ओर मृत्यु और नश्वरता का चिंतन। कार्पे डायम, क्षण भर जियो का दर्शन। कला में भव्यता और गतिशीलता। अध्याय 20 देकार्त 1596 से 1650। मैं सोचता हूं, इसलिए मैं हूं। संदेह के माध्यम से ज्ञान की खोज, पद्धतिगत संदेह। मन और शरीर का द्वैतवाद। आधुनिक दर्शन का जनक। गणितीय निश्चितता को ज्ञान का आदर्श माना। अध्याय 21 स्पिनोजा 1632 से 1677। ईश्वर और प्रकृति एक है, सर्वेश्वरवाद। ड्यूस सिव नेचुरा, ईश्वर यानी प्रकृति। स्वतंत्र इच्छा भ्रम है, सब कुछ प्रकृति के नियमों से संचालित है। ज्यामितीय विधि से दर्शन प्रस्तुत किया। अध्याय 22 लॉक 1632 से 1704। अनुभववाद। सभी ज्ञान अनुभव से आता है। मन जन्म से टैबुला रासा, खाली स्लेट है। जनतंत्र, मानवाधिकार और सरकार की सीमित शक्ति के सिद्धांत। संपत्ति के अधिकार पर जोर। अध्याय 23 ह्यूम 1711 से 1776।
अनुभववाद को चरम तक ले गए। कारण कार्य संबंध केवल मन की आदत है, कोई निश्चित संबंध नहीं। निश्चित ज्ञान असंभव है। संदेहवाद की ओर झुकाव। विचारों का नियम स्थापित किया। अध्याय 24। बर्कले 1685 से 1753। अस्तित्व माने ही प्रतीत होना है। भौतिक वस्तुएं केवल मन में विचार है। ईश्वर सर्वव्यापी मन है जो सब कुछ देखता है। आदर्शवाद की नींव रखी। केवल मानसिक वास्तविकता को स्वीकार किया। अध्याय 25। बियरकिन। सोफी के सामने अल्बर्टो क्नाग प्रकट होता है। वो सोफी को दर्शन पढ़ा रहा है ताकि वो हिल्डे के पिता मेजर अल्बर्ट क्नाग को शिक्षित कर सके। मेजर क्नाग लेबनान में यूएन की शांति सेना में है और अपनी बेटी हिल्डे के जन्मदिन के लिए ये दार्शनिक उपहार तैयार कर रहे हैं। अध्याय 26। ज्ञानोदय 18वीं शताब्दी। तर्क का युग। साहस करो ज्ञान प्राप्त करने का। कांट। तर्क, स्वतंत्रता और प्रगति में विश्वास। विज्ञान और तकनीकी प्रगति। कानून के शासन, मानवाधिकारों और सहिष्णुता पर जोर। विश्वकोश का प्रकाशन। अध्याय 27। कांट 1724 से 1804। ज्ञानोदय का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक। अनुभववाद और विवेकवाद का समन्वय। वस्तु स्वरूप, नॉमेना और प्रतीति रूप, फेनोमेना का भेद। नैतिकता के लिए निश्चयात्मक आदेश, वो नियम जो सार्वभौमिक हो सके। अध्याय 28। रोमांटिसिज्म 18वीं शताब्दी का अंत। ज्ञानोदय की तर्कवादी प्रवृत्ति के विरोध में। भावना, कल्पना, रहस्य और प्रकृति का महत्व। कला की पूजा। व्यक्ति की अनूठी आंतरिक दुनिया पर जोर। गोएथे, शिलर, नोवालिस जैसे रोमांटिक। अध्याय 29। हेगेल 1770 से 1831। द्वंद्वात्मक पद्धति, विचार प्रति विचार समन्वय, थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस। इतिहास विचार, आत्मा की प्रगति है, वास्तविक ही तार्किक है। राज्य और राष्ट्र का महत्व, इतिहास में तर्क की खोज। अध्याय 30। कियरकेगार्ड 1813 से 1855। अस्तित्ववाद के पिता। हेगेल के विरोध में व्यक्तिगत चुनाव और जिम्मेदारी पर जोर। सत्य व्यक्तिपरक है। धर्म व्यक्तिगत अनुभव है, संस्था नहीं। भय और कंपन अस्तित्व की मूल स्थिति है। अध्याय 31। मार्क्स 1818 से 1883। ऐतिहासिक भौतिकवाद। इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। आधार, आर्थिक संरचना और अधिरचना, संस्कृति, धर्म, कानून का सिद्धांत। पूंजीवाद का विश्लेषण और साम्यवाद का सपना। दुनिया के मजदूरों एक हो। अध्याय 32। डार्विन 1809 से 1882। विकासवाद का सिद्धांत। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास। मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है, ईश्वर की विशेष रचना नहीं। प्रजातियों की उत्पत्ति 1859 ने विज्ञान और धर्म के संबंधों को बदल दिया। अध्याय 33। फ्रायड 1856 से 1939। अचेतन मन की खोज। मानव व्यवहार यौन इच्छाओं, लिबिडो और दमित भावनाओं से प्रेरित है। इदम, अहम और पराहम की संरचना। सपनों और भूलों का विश्लेषण। मनोविश्लेषण की स्थापना। अध्याय 34। हमारा अपना युग 20वीं शताब्दी। विविधता का युग। अस्तित्ववाद, सार्त्र, कामू, भाषा विश्लेषण, विटगेन्स्टाइन, नारीवाद, द बोवॉयर, पारिस्थितिकी, विज्ञान और तकनीक का विस्फोट। 2 विश्व युद्धों के बाद नए नैतिक प्रश्न। पोस्टमॉडर्नवाद। अध्याय 35। गार्डन पार्टी। सोफी और अल्बर्टो का दार्शनिक उत्सव हिल्डे के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर। वे अब समझते हैं कि वे मेजर अल्बर्ट क्नाग की कल्पना में मात्र पात्र हैं। वो हिल्डे के 15वें जन्मदिन के उपहार के रूप में ये दार्शनिक कहानी लिख रहा है। अध्याय 36। काउंटर स्ट्राइक।
सोफी और अल्बर्टो अपने स्रष्टा मेजर क्नाग के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। वे अपनी काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। वे समझते हैं कि उनका अस्तित्व हिल्डे के मन में है, लेकिन वे उससे मुक्त होना चाहते हैं। अध्याय 37 बिग बैंग। अल्बर्टो का अंतिम पाठ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वैज्ञानिक सिद्धांत। लगभग 13.8 अरब साल पहले एक बिंदु से सब कुछ शुरू हुआ। हम सब तारों की धूल से बने हैं, हम ब्रह्मांड के हिस्से हैं। ये वैज्ञानिक कहानी भी एक तरह का आधुनिक सृजन मिथक है। अध्याय 38 एक सफेद घोड़ा। समापन। सोफी और अल्बर्टो दर्शन के शाश्वत प्रश्नों के साथ अपनी काल्पनिक दुनिया से मुक्त हो जाते हैं। वे हिल्डे की वास्तविक दुनिया में प्रवेश करते हैं। हिल्डे और उसके पिता को एहसास होता है कि सोफी और अल्बर्टो उनकी कल्पना से परे भी अस्तित्व रखते हैं। कहानी एक सफेद घोड़े और उस पर सवार एक लड़की के रहस्यमय दृश्य के साथ समाप्त होती है। पुस्तक का संदेश और महत्व। सोफी की दुनिया केवल दर्शन का इतिहास नहीं है, ये एक खोज है, एक रहस्य कहानी है और एक अस्तित्वगत प्रश्न है। पुस्तक हमें याद दिलाती है, प्रश्न करना जवाब देने से महत्वपूर्ण है। सोफी सीखती है कि दार्शनिक बनने के लिए सभी उत्तर जानने की जरूरत नहीं, बल्कि सही प्रश्न पूछने की जरूरत है। वास्तविकता सापेक्ष है। जैसे सोफी को पता चलता है कि वो एक किताब का पात्र है, वैसे ही हमें भी अपनी वास्तविकता पर प्रश्न करना चाहिए। दर्शन जीवन जीने की कला है। थेल से लेकर फ्रायड तक सभी दार्शनिक एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, अच्छा जीवन क्या है? आश्चर्य बनाए रखो। बच्चे की तरह आश्चर्य और जिज्ञासा बनाए रखना ही दार्शनिक बने रहने का रहस्य है। ये पुस्तक युवा और वयस्क सभी पाठकों के लिए समान रूप से प्रासंगिक है। ये न केवल दर्शन सिखाती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि कैसे सोचना है, कैसे प्रश्न करना है और कैसे दुनिया को नए नजरिए से देखना है। अंत में सोफी की तरह हम सभी को अपने आप से वही प्रश्न पूछना चाहिए जिससे कहानी शुरू हुई थी, मैं कौन हूं और मैं यहां क्यों हूं? यह पुस्तक पश्चिमी दर्शन की 3000 वर्षों की यात्रा को 38 अध्यायों में संपूर्णता से प्रस्तुत करती है, जबकि एक रहस्यमय और आकर्षक कथा के माध्यम से पाठक को बांधे रखती है।